श्रोता नमस्कार, मैं हूं जैनेंद्र और आज आपका स्वागत कर रहा हूं ऑन एयर मेहमान प्रोग्राम में एफएम रेनबो इंडिया पर। एफएम रेनबो का ये प्रोग्राम जो कि देश के कोने कोने तक पहुंचता है और हम ऐसी विभूतियों से जिनसे बातचीत करते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत कुछ खास किया है। आज ख़ास में भी कुछ और ख़ास शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आज एक ऐसे शख्स जिन्होंने सामान्य ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव और उसके बाद फिर अपने असामान्य ज़िंदगी को अपने हौसले से जिन्होंने सामान्य बनाया, ऐसे अमित कुमार सरोआ से हम बात करने जा रहे हैं, जिन्हें 2007 में एक रोड एक्सीडेंट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। लेकिन उसके बाद आप यकीन माने, आपको करना होगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने साधना से खेल के क्षेत्र में 2013 में अर्जुन अवार्ड हासिल किया। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी उन्हें भीम अवार्ड से सम्मानित किया है और बहुत कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हासिल कर चुके हैं। लेकिन अभी विराम नहीं है, उनका सफ़र जो है जारी है। अमित कुमार सरोआ, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे हम अपने एफएम रेनबो के श्रोताओं के लिए बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत इंस्पायर्ड हूँ, आपसे हमारे सुनने वाले भी बहुत इंस्पायर्ड होंगे। देखिए सर, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपके रेडियो चैनल के माध्यम से देश से कनेक्ट हो रहा हूँ और अपनी बात रख पाऊंगा। जी। तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है ये, क्योंकि खेल तो आपके रगों में है, मुझे लगता है। जी हाँ, है ना? क्योंकि 2007 में जब आपको इंजरी हुई थी, रोड एक्सीडेंट की वजह से जब प्रॉब्लम हुई थी, उसके पहले भी आप हॉकी के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। जी हाँ, मैं नेशनल लेवल तक हॉकी खेला था और मतलब स्पोर्ट्स का कल्चर रहा है जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो वहाँ के कल्चर में ही स्पोर्ट्स है। बिल्कुल। योगेश्वर दत्त जैसे और चाहे बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, एथलेटिक्स तो वो तो वहाँ की तो धरती में ही स्पोर्ट्स बसता है जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वहाँ के अन्न में, वहाँ के जल में, वहाँ के दूध और घी में बहुत ताकत है। तो ये जब 2007 में जब एक्सीडेंट हुआ था आपका, एक बहुत बड़ा सदमा सा लगता है कि एक इतने ऊंचे स्तर पर एक खिलाड़ी जो हॉकी की फील्ड में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, अचानक दुनिया बदल जाती है। देखिए सर, मैं 2007 में जब एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले मैं हॉकी से थोड़ा सा डाइवर्ट होके और अपना बिजनेस में आ गए थे हम लोग। अच्छा। और स्पोर्ट्स पार्ट थोड़ा सा पीछे छूट गया था क्योंकि लाइफ की भागा दौड़ में। बट ये था कि मैं स्पोर्ट्स के टच में था, हम ग्राउंड पे भी डेली जाते थे, वर्कआउट भी करते थे और ट्रेनिंग भी कर लेते थे, खेलते भी थे। बट 2007 में रोड एक्सीडेंट के बाद एक दफ़े लाइफ में चेंज आया। एक चलता फिरता आदमी जब व्हील चेयर पे होता है और मेरे को 3 दिन में आईसीयू में रहा। चौथे दिन जैसे ही मेरे को रूम में शिफ्ट किया गया तो डॉक्टर आके मुझे सरप्राइजली बोलता है कि अमित, अब कभी आप चल नहीं पाएंगे, पूरी ज़िंदगी आपको व्हीलचेयर पे या बेड पे ही सफ़र करना पड़ेगा। तो वो बड़ा शॉकिंग डे था क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका था वो बड़ा अटपटा रहा मेरे लिए कि यार मैं आईसीयू से निकला और मुझे ये बातें बोली जा रही हैं। तो मेरी लाइफ का एक वो दिन है जिस दिन मैं इंजरी के रिगार्डिंग रोया था कि अब क्या होगा। उसके बाद रिहैब किया, वहाँ भी इस लेवल का रिहैब किया कि इस इंजरी में रिहैब करने में ही 2 साल लग जाते हैं पेशेंट्स को। मतलब इस इंजरी के बाद बीपी लो रहता है, आप व्हीलचेयर पे बैठेंगे, आपको चेक कराएंगे। मैं आपको पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो मेरी इंजरी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। क्योंकि ये इंजरी आपके शरीर का छाती से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त कर देती है और ना बॉडी में कोई मूवमेंट होती है, ना कोई सेंसेशन होती है। इवन आपके हाथ काम करते हैं बट आपकी उंगलियां नहीं चलती। अच्छा। मतलब रिस्ट तक ही इसमें मूवमेंट होती है। और मतलब जब एक आदमी चलता फिरता आदमी और वो बेड पे है और वो खुद से पानी भी नहीं उठा के पी सकता है, बेड से उठना वो भी दूसरे की मदद से, तो बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। बिल्कुल। लाइफ ये लगता है कि यार अब तो मतलब ख़त्म हो गई है, बट जीने का जज्बा था और मैं भगवान से यही सोच मांगता हूँ और दुआ देता हूँ कि इतनी बड़ी इंजरी के बाद भी अगर आज अमित सरोआ यहाँ बैठा है तो ये मेरी खुशकिस्मती है। हम सबकी भी खुशकिस्मती है अमित, क्योंकि जो हौसला आपके अंदर दिखता है और वो सिर्फ आपके अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को बहुत इंस्पायर करता है। मुझे वो आपकी इस बात से गुजारिश फिल्म का वो ऋतिक रोशन का पात्र जो कैरेक्टर है वो याद आता है। मेरा ख्याल है वैसे ही इंजरी कुछ। हाँ, देखिए ऋतिक रोशन जी ने जो उस मूवी में काम किया है, वो सेम
क्वाड्रिप्लीजिया के ऊपर ही बनाई गई थी और उन्होंने उसी लाइफ को जिया है। तो मेरे हिसाब से वो जो मूवी देखेगा उसको पता चल जाएगा कि क्या है स्पाइनल कॉर्ड और क्वाड्रिप्लीजिया। क्वाड्रिप्लीजिया पैरालंपियन के तौर पर आपको, जो पहले भारतीय ऐसे जी, जी, हैं बिल्कुल। जिनको आपके इस तरह के ओलंपियन के तौर पर जाना जाता है, और 2012 में आपने पार्टिसिपेट किया था वहाँ। हाँ, देखिए तो मैं 2007 में एक्सीडेंट हुआ और इतनी जल्दी आपने रिकवरी भी की और अपनी तैयारी भी की और अपने आप को इस स्तर पर ले गए। देखिए सर, वो करते हैं ना कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। सही तो बात मेरे है। साथ वही चीज हुई, मैंने मेहनत की, एफर्ट किया और ऊपर वाले ने मेरा साथ भी दिया। लोगों का बहुत सपोर्ट मिला मुझे, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे साथियों का, मेरे कोचेस का। मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे लाइफ में 99% अच्छे लोग मिले हैं। बहुत अच्छी बात है। और जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और 1% की मैं सोचता नहीं हूँ सर। जरूरत नहीं उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी एक गीत हम अब श्रोताओं को सुनवाते हैं और सुनते भी, क्योंकि आपने गुजारिश फिल्म के और ऋतिक रोशन के उस पात्र की बात की, चर्चा की, तो उसी फिल्म का एक गीत सुनवाते हैं अपने दोस्तों को और फिर लौट कर आते हैं। बातचीत बहुत ही रोचक है, बहुत इंस्पायरिंग है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिसनर्स को भी इंतजार रहेगा आपसे बातचीत का। पहले गीत सुनते हैं। थोड़ी सी मीठी है, जरा सी मिर्ची है, 100 ग्राम जिंदगी संभाल के खर्ची है, असली है झूठी है, खालिस है फर्जी है, 100 ग्राम जिंदगी, 100 ग्राम जिंदगी ये संभाल के खर्ची है, थोड़ी सी मीठी है, जरा सी मिर्ची है। देर तक उबाली है, कप में डाली है, कड़वी है नसीब सी ये कॉफी, गाढ़ी काली है, चम्मच भर चीनी हो, इतनी सी मर्जी है, 100 ग्राम जिंदगी ये, 100 ग्राम जिंदगी ये संभाल के खर्ची है। खरी है खोटी है, रोने को छोटी है, धागे से खुशियों को सिलती है, तरजी है, 100 ग्राम जिंदगी ये, 100 ग्राम जिंदगी संभाल के खर्ची है, थोड़ी सी मीठी है, जरा सी मिर्ची है। Life is good.
दोस्तों, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, और ऑन एयर मेहमान में आज हमारे मेहमान हैं अमित कुमार सरोवा। इनके बारे में अभी तक जो आपने सुना, आप समझ गए होंगे कि किस तरह की शख्सियत है अमित, और क्या जज्बा है इनका, क्या जोश है इनका। कदकाठी भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया, जैसे हरियाणा के लोग तो होते ही हैं। और जब दूध दही का खाना जहाँ पे होता है तो वहाँ पे मजबूती तो आई जाती हाँ, है। मतलब उस खाने की बहुत बड़ी देन है। जी, लेकिन आपने जो बात कही, बहुत इमोशनल एक बात आप कही अमित आपने, कि परिवार का, दोस्तों का, सबका बहुत बहुत साथ रहा है जब भी ये एक्सीडेंट हुआ। और इस तरह से, क्योंकि लोग देखते होंगे ना फील्ड में, आपको हॉकी की फील्ड में इतनी तेज रफ्तार से भागते हुए गेंद के पीछे पीछे, या वैसे भी आप जोशीले इंसान है तो कहीं भी जीवन में आप उसी जज्बे के साथ रहते होंगे। परिवार को किस तरह का, परिवार इससे कैसे उभरा और कैसे उसने आपको मदद की? देखिए, मेरी फैमिली में मेरे फादर और मेरी मदर मेरे काफ़ी क्लोज रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत शेयरिंग उनके साथ रही। हाँ हाँ हाँ। और मतलब मैं जो रिहैब 2 साल में होता था, मैं ऑलमोस्ट 3 महीने में वो पूरा कर चुका था। क्या बात है। क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, वो वहाँ भी काम आई। हाँ। बट मेरे फादर की ये जिद थी कि नहीं, हम अपने बेटे को ठीक करके लेके जाएंगे। बहुत अच्छा। तो उनकी जिद की वजह से मुझे 3 महीने और वहीं रह के रिहैब करना पड़ा। तो और वो आज नहीं है, और उन्होंने मेरा स्पोर्ट्स करियर नहीं देखा। बट अगर वो होते तो जो उनकी वो एक सोच थी वो शायद खत्म हो जाती। हम तो ये मानते हैं, और हमारे तो संस्कृति और संस्कारों में ये अमित है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और आपकी उपलब्धियां, उसमें उनका आशीष, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है और रहेगा, मुझे लगता है। और उनको बहुत खुशी मिलती होगी जहां भी होंगे वो। आपने जब रिहैब किया, आपने एक बहुत हद तक एक सामान्य जिंदगी की तरफ आप आगे बढ़े, तो उन दिनों बल्कि आपने व्हील चेयर रग्बी की शुरुआत की थी। हाँ, देखिए सर, मतलब ये पहला आपका एक तरह से हाँ, कदम मैं था। जब हॉस्पिटल में था और मेरे को रिहैब सेंटर में ले जाया गया, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में मेरा ऑपरेशन हुआ और वहाँ रिहैब हुआ मेरा, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड का ऑलमोस्ट एशिया का अच्छा हॉस्पिटल है। अच्छा। दिल्ली में हमारे है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो टाइम खराब ना करके और वहाँ लेके जाएं, क्योंकि वहाँ का रिहैब सेंटर बहुत ही अच्छा है। और वहाँ एक अमेरिकन लड़का आया हुआ था जिसको इंडिया में ही इंजरी हुई थी मेरे से 2 साल पहले। मसूरी गया हुआ था वो, वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो वो व्हीलचेयर पे ये लड़का, और उसने वो इंडिया में व्हीलचेयर रग्बी को प्रमोट करने के लिए और एक्टिव रिहैब को, एडवांस रिहैब को मतलब अडॉप्ट कराने के लिए वो आया हुआ था। तो मुश्किल से मुझे 10 या 15 दिन हुए थे ऑपरेशन हुए। मेरी गर्दन में कॉलर लगा हुआ था, स्ट्रेचेज भी नहीं खुले थे। वो लड़का मेरे पास आता है रूम में और मेरे को बोलता है कि यू कैन प्ले रग्बी। तो वो मतलब पता नहीं सर क्या था, वो टाइमिंग ऐसे थे कि या व्हाई नॉट, आई कैन प्ले। अच्छा। मतलब मेरे ब्रदर थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे कि यार तू बेड पे है, तू रग्बी। तो मतलब वो हर जगह वही चीज़ काम आती है सर, जो किया है और जो पहले मेहनत की हुई है। हम लोगों ने व्हीलचेयर रग्बी को हॉस्पिटल में शुरू किया और पेशेंट को मोटिवेट किया। और उसके बाद मैं घर चला गया, नियर अबाउट 1-1.5 साल रहा वहाँ, अपने बिजनेस में दोबारा लग गए, क्योंकि मेरा मानना ये था कि लाइफ को रन करना है। बिल्कुल। मतलब अमित सर वहाँ बेड पे नहीं जिएगा, कुछ ना कुछ करेगा और लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से जीना है। तो अपने बिजनेस में लग गए थे, बिजी हो गए थे, और इसी दौरान वो लड़का वापस आता है। और 2009 में हमारे बेंगलोर में आईवाज वर्ल्ड गेम हुए थे, इंटरनेशनल व्हीलचेयर एम्पेटी स्पोर्ट। अच्छा। बहुत बड़ा इवेंट था और इंडिया में फर्स्ट टाइम उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वहाँ हम लोगों ने व्हीलचेयर रग्बी को पार्टिसिपेट कराया एज ए टीम। और उससे पहले हम लोग बेंगलोर गए, पूना गए, पूना मिलिट्री रिहैब सेंटर में गए। वहाँ जो आर्मी के हम जैसे साथी थे जो व्हीलचेयर पे थे, उनको मोटिवेट किया, उनको रग्बी के लिए शुरू कराया। और फर्स्ट टाइम ये लगा 2009 में कि हाँ, हम लोगों की मेहनत कुछ सक्सेस हुई है जब हमने आईवाज में पार्टिसिपेट किया। बट रग्बी इज़ ए टीम गेम। बिल्कुल। और मेरी जैसे इंजरी में 10 लोगों को एक जगह इकट्ठा करना और खिलाना इंडिया जैसे कल्चर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, साधन नहीं है, और सपोर्ट की भी सपोर्ट की भी बहुत बड़ी जिस तरह से आपको सपोर्ट मिला हर बिल्कुल स्तर पर, बिल्कुल हर किसी को शायद मिल भी नहीं मिलता सर। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत थी। हाँ, और वहाँ मैंने देखा कि मेरे जैसे क्वाड्रिप्लीजिया स्विमिंग के लिए आए हुए हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि हर इवेंट में आप खेल सकते हैं। तो उसके बाद फिर यही डिसाइड किया कि अब मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स करूँगा। पता किया, लोगों से ढूंढा, नेट पे ढूंढा,
लोगों से जानकारियां ली, वहाँ पता चला कि 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, वहाँ आपकी कैटेगरी में शॉर्ट पुट का इवेंट है। अच्छा 2009 सितंबर की बात है, नवंबर की बात है, सॉरी। तो वहाँ से शुरू किया कि नहीं, अब कॉमनवेल्थ खेलना है जी। और मेडल जीतना है। तो अब जिस दिन मैंने पहले दिन वो शॉर्ट पुट हाथ में लिया और थ्रो किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो साथी साथ में थे वो देख के कह रहे थे कि मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो मैं इतना ही फेंक पा रहा था कि मेरे पैर बच रहे थे, मतलब मेरी चेयर क्रॉस कर रहे थे। चलो कोई नहीं भाई, शुरू करते हैं। 4-5 दिन के बाद फिर मैंने उसको थ्रो किया। अच्छा तो नियर अबाउट 2-2.5 मीटर वो गया। तो उसके बाद फिर सबका कॉन्फिडेंस ये था कि अब कर लेंगे। तो वहां से मेरा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का कैरियर शुरू हुआ। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स खेला, तो शॉर्ट पुट में आपने शॉर्ट पुट में पार्टिसिपेट किया और वहां मेरी कैटेगरी थी वो और भी लो आई। अच्छा जैसे पैरा स्पोर्ट्स में कैटेगरीज शुरू होती हैं फील्ड की F से होती हैं, तो मेरी कैटेगरी F51 है। अच्छा। जो कि पैरा स्पोर्ट्स की सबसे सीवियर स्पोर्ट्स इंजरी है, जहां से हम ये कहेंगे कि पैरा स्पोर्ट्स शुरू होता है, मतलब इससे नीचे कोई इंजरी नहीं हो सकती। और मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में 52 कैटेगरी में खेला था और अपने से हायर कैटेगरी में खेल के भी अच्छा परफॉर्म करा। मेडल तो मैं नहीं जीत पाया, बट उसके बाद मेरा कैरियर चढ़ान की तरफ था। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा मेडल है क्योंकि जहां आपने पहली बार शॉर्ट पुट हाथ में लिया और जहां मतलब आप सिर्फ अपने आप को बचा इतनी दूर फेंक पा रहे थे, और आपने कहा राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में हिस्सा लिया। बट मेरा वो फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था और मैं काफी एक्साइटेड था कि अपने देश में और इतना बड़ा इवेंट में खेल रहा हूँ। और ये भी बात है कि ये सिर्फ ये आपका अंतिम लक्ष्य नहीं था, आगे की जर्नी तो बहुत आगे तक गई है। लेकिन हम इस यात्रा को, कार्यक्रम की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक गीत अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं, श्रोताओं को। आपको कैसे गाने पसंद है वैसे? देखिए, मैं नए और पुराने दोनों तरह के गाने सुन लेता हूँ, बट पुराने ज्यादा अच्छे लगते हैं। ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन आप जैसे चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना वर्कआउट कर रहे हो, उसमें भी आपका म्यूजिक साथ साथ रहता है? हाँ, मैं पहले नहीं करता था फॉलो, बट अब ये है कि माइंड को कंसल्टेशन के लिए म्यूजिक हम लोग ले लेते हैं और इसका सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। तो आइए एक गीत अपने सुनने वालों को हम सुनवाते हैं, आप ही की पसंद का गीत है, और सुनकर फिर लौट कर आते हैं। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, लोगों को उनका सब कुछ दे के। तू तो चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के।
ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना। शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। दोस्तों, ऑन एयर मेहमान में आज हम बात कर रहे हैं अमित कुमार सरुआ से। बहुत ही विख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैरा ओलंपियन हैं और जिस तरह की इनकी यात्रा रही है सच में बहुत प्रेरक है, बहुत उत्साहवर्धक है उनके लिए, खासतौर पर जो शायद ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हों। हमने राष्ट्रमंडल खेलों तक की बात की 2010 में जो दिल्ली में हुए थे, लेकिन उसके बाद आपने परचम जो है भारत का लहराया एशियन गेम्स में। हाँ, मैं 2010 में ही मेरा सिलेक्शन एशियन गेम्स के लिए हुआ था, गुआंगजू चाइना। हाँ। वहाँ मैं सिल्वर मेडल जीत के देश के लिए मैंने एक मेडल बढ़ाया था कोटे में। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी की शुरुआत एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ऐसी हुई। मैं मलेशिया गया, आईवाज़ वर्ल्ड गेम 2011 शारजाह गया, वहाँ मैंने गोल्ड मेडल जीता और डिस्कस में। उसके बाद 12 में ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए मलेशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गई। हाँ। वहाँ नए एशियन रिकॉर्ड के साथ मैं गोल्ड मेडल जीता और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो आपके तो हिस्से में 2 एशियन रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, मैं दूसरा अभी मैंने रिसेंटली ब्रेक किया है। हाँ। और ये मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि जब भी मैं किसी कंपटीशन में जाता हूँ तो मैं अपने एशियन रिकॉर्ड को जरूर ब्रेक करके तो आता ये हूँ। रिकॉर्ड अपना ही आपने ब्रेक किया था? जी बिल्कुल। हाँ, अभी मेरे 2 रिकॉर्ड हैं और एक डिस्कस में और एक क्लब थ्रो। दोनों अच्छा, ही तो एशियन मतलब रिकॉर्ड मेरे नाम है। अब आप डिस्कस और क्लब थ्रो में भी आप अपना हाथ जी हाँ। आजमाए और बल्कि इतनी उपलब्धियां भी आपने हासिल की हैं। एक दोहा में जब हुआ था आईपीसी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें आपने किस इवेंट में हिस्सा लिया था? मैं आईपीसी एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं क्लब थ्रो में पार्टिसिपेट लेके आया था। हाँ। और क्योंकि डिस्कस इस बार ओलंपिक से हटा दिया गया है, मेरी कैटेगरी का इवेंट, क्योंकि आईपीसी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का ये मानना है कि हम इस पैरा स्पोर्ट्स को इतना टफ और इतने हायर लेवल पे लेके जाएंगे। हाँ। कि आने वाले टाइम में जिस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने मर्ज किया हुआ है, इसी तरह ओलंपिक में और एशियन गेम में भी हम एबल में ही मर्ज कर दें। मतलब इस लेवल पे हमारे को पैरा स्पोर्ट्स इंप्रूव करना है। तो उसमें अपनी क्षमता, अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल। और उस स्तर तक लेकर आने का लक्ष्य है। इसके लिए अमित, जो हमारे पास साधन हैं, सुविधाएं हैं, उनको लेकर आप क्या कहते हैं? मतलब बहुत अभी ज़रूरत है या अभी है संतोषजनक? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट ये बात कहूँगा, हम यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए बहुत पीछे हैं, स्पेशली पैरा स्पोर्ट्स के मामले में, क्योंकि सुविधाओं की कमी रही है, कुछ फेडरेशंस की कमी रही हैं, कुछ समय की कमियां रही हैं। और अदरवाइज मैं ये मानता हूं कि हमारे पैरा एथलीट्स में या हमारे डिफरेंटली एबल पीपल्स में इतना पोटेंशियल है कि एक नहीं 100 अमित सरोहा वो इंडिया में पैदा कर सकते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है जब 125 करोड़ में से हम 10 या 15 एथलीट ही जाते हैं। ये मतलब मेरे लिए एक दुखद घड़ी फील होती है कि अगर आप जाएंगे ही 10 लोग तो मेडल तो 1 या 2 ही आएगा। अगर आप 100 लोग जाएंगे
तो आप 20 मेडल की उम्मीद बिल्कुल कर सकते संभावना बढ़ जाती है उसमें। हैं। और मेरा हर जगह यही मानना होता है और मैं इसी पे काम करता हूँ कि मुझे सोसाइटी ने, भगवान ने इतना दिया है, मैं, हर आदमी हर फील्ड में काम कर सकता है, सबको अपनी फील्ड की महारत हासिल है। मेरा एक ही मानना है कि मैं इस पैरा स्पोर्ट्स को इतनी हाइट पे ले जाऊं जितना मैं मदद कर पाऊं डिफरेंटली एबल की, क्योंकि एक अमित सरवा नहीं है, यहाँ बहुत अमित सरवा जी, अब निखारने एक की जरूरत है। अमित, जैसे वी इंस्पायर जो फाउंडेशन है, जी, जी। आप उसके साथ जुड़े, आप ये सब मिलके आप लोग सभी इसी उद्देश्य की तरफ काम कर रहे हैं? देखिए, वी इंस्पायर, हम 3-4 फ्रेंड्स हैं, हाँ। मेरे जो साथी हैं, जो एक नेक नियति और साफ आत्मा से काम करना चाहते हैं, और मैंने उन्हीं लोगों के साथ काम किया। ये इनका जो हमारी संस्था है, इसका यही एक मोटिव है कि हम पॉजिटिवली पैरा स्पोर्ट्स को और जो हमारा दबा कुचला डिफरेंटली एबल पीपल है उनको आगे लेके आए। स्पोर्ट्स मेरे हिसाब से एक ऐसा माध्यम है जो मैंने अपनी लाइफ में जिया है कि वो आपको मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। बिल्कुल सच बात। और टाइम से पहले आपको मैच्योर कर देता है। अब देखिएगा सर, ये रिसर्च है, जो बच्चा स्पोर्ट्स में होगा उसका मेंटली जो क्यू होगा वो जर्नल से ज्यादा होगा, क्योंकि वहां आदमी की ट्रेनिंग की और उसकी एक्टिविटीज की स्पीड बढ़ जाती है। एक तो बुजुर्ग लोग कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता हाँ, है। बिल्कुल। तो एक अच्छा दिमाग जो है स्वस्थ शरीर में स्वाभाविक सी बात है कि रहेगा ही रहेगा वो, और आपको मानसिक और आत्मिक रूप में और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है खेल। देखिए सर, अगर आप मन से मजबूत हैं हाँ, तो शरीर तो सेकंड पार्ट है। वो मैं एक बात कहूंगा, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। क्या बात। तो ठानना पड़ता है। जी हाँ, और हमारे बहुत सारे ऐसे गीत भी हैं जो बहुत इंस्पायर करते हैं। अपने दोस्तों को एक ऐसा ही गीत हम सुनवाते हैं और आपसे फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अमित कुमार सरोवा से आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऑन एयर मेहमान में। अमित कुमार सरोवा पैरा ओलंपियन, कमाल की उपलब्धियां इनकी सचमुच। मुझे तो लगता है कि हर सामान्य आदमी की भी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं खेल के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल करने की, लेकिन आप लोगों ने कमाल किया हुआ है। जिस तरह दोहा में जब कतर में ये हुआ था IPC वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो वहाँ सामान्य कैटेगरी में तो एक मेडल मिला था। देखिए एक्चुअली वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज तक के इतिहास में इंडिया का सामान्य कैटेगरी में एबल में एक ही मेडल है, अंजू और आप बॉबी लोगों जॉर्ज ने का। 4-4 मेडल और लिए। पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में चौथा मेडल है मेरा। इससे पहले देवेंद्र ने जीता है, जानजड़िया ने, और साथ ही साथ ओलंपिक के लिए कोटा लिया है। और ये सिल्वर मेडल मैं मानता हूँ कि अब तक की मेरी लाइफ में हाँ, मेरा सबसे खुशी का पल था ये मेडल, क्या बात है। क्योंकि एशियन गेम में मैं पहले जीत चुका था। हाँ, और वर्ल्ड चैंपियनशिप ये कंपटीशन ओलंपिक से भी ज़्यादा टफ होता है। यहाँ नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं क्योंकि ओलंपिक कोटा इस इवेंट में निकाला जाता है, तो सबकी यही इच्छा होती है कि यहाँ कोटा लेके फिर अपने आराम से ट्रेनिंग करो। जी। तो बहुत टफ कंपटीशन था और मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है ये। नहीं, बिल्कुल सच बात है। वैसे तो आपने बहुत सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल बहुत सारे जीते हैं। शारजा में भी आपने गोल्ड मेडल जीता था। हाँ, वहाँ आईवाज वर्ल्ड गेम 2011 की बात है। वहाँ मैं गोल्ड मेडल जीत के आया था डिस्कस थ्रो में, और ओलंपिक के लिए, लंदन ओलंपिक के लिए वहाँ मैंने भी लेवल क्वालिफाई किया था। तो इस तरह की उपलब्धियां आपकी बहुत सारी हैं और बड़ी लंबी लिस्ट है, तो उसको तो हम किनारे रख देते हैं क्योंकि जहां आप जिस स्तर पर और जिस मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं वो निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ने की हम बात करते हैं। आगे का क्या आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है? देखिए, एक ही एम है और एक ही टारगेट है हर खिलाड़ी का जो होता है, हर खिलाड़ी का जो सपना होता है, ओलंपिक में मेडल। क्या बात है। अगले साल के ओलंपिक जी की हाँ, तैयारी मैं अगले साल 2016 रियो पैरा ओलंपिक की प्रिपरेशन में ही लगा हुआ हूँ। हाँ। और उसी की तैयारियों पे पूरा फोकस है। वर्ल्ड चैंपियनशिप से आने के बाद 10 दिन तक तो घर गया था, क्योंकि पिछले 6 महीने में हाँ। मैं 2 बार घर गया था। और मेरे घर में और मेरे ट्रेनिंग सेंटर में, आप मानेंगे नहीं, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन 6 महीने लगे 6 महीने लगे वहां तक का सफर करने में। वो मेरी मदर भी कहती रहती थी। ये तो साधना है वैसे, जी, तपस्या है। तपस्या। और जब तक ये तपस्या आप नहीं करते हैं तब तक लक्ष्य नहीं हासिल होता है। अगर मैं आपको बताता हूँ सर, अगर एक सेशन मिस कर दिया तो बड़ा दुख होता है। अगर आज अमित सर यहाँ आया हुआ है और शाम का सेशन मिस करेगा तो ये फील होगा कि यार एक ट्रेनिंग सेशन मिस हो गया। सच बात है। तो इसलिए ये वही, इसीलिए कहते हैं कि तपस्या है। तपस्या है सर। और आप तो वैसे भी जैसे कि हम अपने श्रोताओं को भी बताएंगे कि आप खेल विभाग में हरियाणा में कोच के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को, और पैरा ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी हैं उभरते हुए, उनको आप ट्रेनिंग भी देते हैं वहाँ। देखिए सर, मैं एक ही चीज़, मेरा ध्येय है जीवन का कि अमित सरोहा ओलंपिक में मेडल जीते ना जीते, बट मैं ये चाहता हूँ कि पैरा ओलंपिक्स में इंडिया के बहुत मेडल आए और डिफरेंटली एबल पीपल का एक जो व्यू है सोचने का, जो लोगों के समाज में, हमारे समाज में एक क्यों आ गया है, सिंपैथी। जहां आपको डिफरेंटली एबल पीपल दिखाई देता है, या मैं कहीं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ व्हील चेयर पे, तो लोग देखते हैं यार इतना लंबा लड़का स्मार्ट और व्हील चेयर पे है तो मतलब मेरी दया मेरी, जबकि वो चाहिए वो नहीं चाहिए मुझे। उस चीज से बड़ी खुंदक आती है। वी आर इंटरनेशनल प्लेयर, हम वर्ल्ड क्लास लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, देश को मेडल दे रहे हैं, तो सिंपैथी नहीं, सम्मान चाहिए। और ये समाज को सोचना पड़ेगा, समाज की सोच को बदलना पड़ेगा, और मेरा यही मकसद है। और इसमें सबसे ज्यादा पार्ट प्ले करता है स्पोर्ट्स। मैंने आपको पहले भी कहा है, एक खिलाड़ी ऐसा है जो हर परिस्थिति को में ढल जाता है, क्योंकि उसने वो हर तरह की ट्रेनिंग कर लेता है, मेंटली भी और फिजिकली भी जी। और मैं यही चाहता हूं कि हमारे जितने भी डिफरेंटली एबल साथी हैं वो स्पोर्ट्स को माध्यम बनाएं। अभी हम प्रोफेशनली ले सकते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, ऑलमोस्ट कर्नाटका में, हर स्टेट में नेशनल मेडल पे जर्नल की तरह इक्वल कैश प्राइज दिया जाता है। जैसे मैं अपनी स्टेट का उदाहरण दूंगा, हरियाणा में अगर मैं गोल्ड मेडल जीतता हूं नेशनल चैंपियनशिप में तो 3 लाख रुपए, सिल्वर मेडल के 2 लाख और ब्रॉन्ज मेडल के 1 लाख रुपए।
और नौकरियों में भी उसी तरह जी जी से बिल्कुल। आरक्षण? नौकरियों में जैसे मैं पहला ऐसा पैरा एथलीट था जिसको स्पोर्ट्स कोटे से हरियाणा सरकार ने नौकरी दी थी, और मेरे बाद हमारे 7-8 प्लेयर और भी हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब दिया गया है। तो एज ए प्रोफेशनल आप स्पोर्ट्स को ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते अब हैं, और मैं आपके लिए इसमें अपना- करियर हाँ, भी है, करियर बहुत है। अच्छा। आप अगर वर्ल्ड क्लास लेवल पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट ने इतना कैश अवार्ड बढ़ा दिया है कि आप करोड़पति हो जाएंगे। सही बात है। लेकिन अमित, आप तो अपनी अपनी सैलरी भी आप दान कर देते हैं, मतलब लोगों के ट्रेनिंग के लिए, और दूसरों के जो ऐसे लोग हैं हाँ हमारे देखिए दोस्त सर, हैं। मैं यही मानता हूँ कि मुझे बहुत मिला है, हाँ, और सैलरी क्या उससे ज़्यादा ही मैं ये सोचता हूँ। अभी मैं 4 लड़कों को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनका ट्रेनिंग का, उनका डाइट का सारा देख रहा तो हूँ। उनका फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा आप बिल्कुल दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में मेरे फ्रेंड्स ने आपको बता दिया। ये राज की बात जो आप बताना नहीं चाहते थे जी, ना, जी। आपने बताया था। लेकिन ये मुझे लगता है हम यहाँ अगर बात कर रहे हैं अमित, तो ये चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इससे ना लोगों का उत्साह बढ़ता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है, और भी लोग इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमें लगता है इस बातचीत के जी जरिए बिल्कुल, सुनकर। क्योंकि मैं इंडिविजुअल मैं नहीं, मेरे और जो साथी हैं मैं उनको भी यही हाँ, बात बिल्कुल, कहता सही हूँ बात। कि सपोर्ट कहीं से भी मिल जाए, वो अगर हमने एक प्लेयर को भी सपोर्ट करके और उस लेवल तक लेके चले गए कि उसकी लाइफ का ध्येय बदल जाए, तो अपने आप को जीवन को सफल मानना चाहिए। और मैं उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। करम ज्योति का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक लड़की थी, वो 5 साल से घर पे थी, अब तो नहीं कहूँगा है। जी, जी। और फॉर्मल कबड्डी प्लेयर रही थी, वो यंग थी। मेरे फ्रेंड ने बताया कि इस तरह एक लड़के, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी उसको, वो भी व्हीलचेयर पे ही थी। उसकी फैमिली से बात करके, उसको मोटिवेट करके, उसको ग्राउंड पे लेके आई, और आज वो लड़की वर्ल्ड की 4th रैंकिंग की प्लेयर है। क्या बात है। एशियन गेम के 2 मेडल उसके पास हैं, और मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रियो पैरा ओलंपिक में मेडल जरूर जीते। जी, तो और- मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का पार्ट ये है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं अपने लिए जीत रहा हूँ, बट अगर उसमें 4 मेडल और मैं जोड़ सकूं तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। तो आइए, एक गीत अपने सुनने वालों को हम सुनवाते हैं। आप ही की पसंद का गीत है, और जी, जी। सुनकर फिर लौट कर आते हैं।
दोस्तों ऑन एयर मेहमान में आज हम बात कर रहे हैं अमित कुमार सरोहा से। बहुत ही विख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैरा ओलंपियन हैं। बहुत अच्छी बातें हैं और निश्चित रूप से हमें तो लगता है जिस जोश के साथ, उत्साह के साथ, हौसले के साथ आप काम कर रहे हैं अपने लिए भी और अपने जैसे और दोस्तों के लिए भी, तो आगे तो मंजिलें और भी हैं, आसमान तक पहुंचना है। अर्जुन अवार्ड तो एक ऐसा अवार्ड है जो शुरुआत जिससे हो सकती है, लेकिन आगे बहुत सारे इनाम। देखिए सर, एक खिलाड़ी की लाइफ में दो पल बहुत अहमियत रखते हैं जी। एक ओलंपिक का हिस्सा बनना, बिल्कुल, ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, उस खेल का हिस्सा बनना, और दूसरा अपनी कंट्री का स्पोर्ट्स अवार्ड लेना। हाँ, अब वो अर्जुन अवार्ड आपको अर्जुन अवार्ड मिला। मैं भगवान की वजह से खुशकिस्मत हूँ कि मैं दोनों चीजें ले चुका हूँ और बहुत छोटे स्पोर्ट्स करियर में ले चुका हूँ। अब तो हम लोग जैसे फ्रेंड्स बैठते हैं तो मैं यही कहता हूँ अब मेरे लिए जो आ रहा है वो गिफ्ट है बोनस है, बट ओलंपिक के मेडल की भूख है। और मतलब अगर आप लोगों की सबकी मेरे चाहने वालों की, सुनने वालों की दुआएं रहीं तो इस बार अपना बेस्ट दे के वो भी जीतने की कोशिश करूंगा। नहीं, अगर नहीं बल्कि दुआएं हैं, हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। वी इंस्पायर फाउंडेशन जो सब मिलकर जैसे ऐसे खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहा है। जी, जी। और हम श्रोताओं की तरफ से भी, एफएम रेनबो की तरफ से, ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह से आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, हम सबको इंस्पायर करते रहें आप, और देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार जिसने हमेशा आपके साथ खड़े होकर आपको मजबूती दी है, उसका हौसला आप बढ़ा। देखिए सर, फैमिली से ज्यादा मेरे साथियों ने मेरा सपोर्ट दिया वो भी फैमिली का हिस्सा ही है। हाँ, मैं वो फैमिली का ही हिस्सा है बिल्कुल, क्योंकि ट्रैवल में, ट्रांसपोर्ट में और ट्रेनिंग में, हाँ। हर जगह एक आदमी 24, जब आप खुद से पानी नहीं पी सकते हैं, हाँ। और आप उस क्लब को भी फेंक रहे हैं, जिम में जाके 50 किलो की बेंच प्रेस भी लगानी है, तो हर जगह वो पार्ट आता है जहां आपको एक सपोर्टर की जरूरत होती है, और इन्होंने बहुत बखूबी उस किरदार को निभाया है। और मैं अब यही मेरा ध्येय है, यही मेरा मानना है कि हम उस लेवल पे इस पैरा स्पोर्ट्स को ले जाएं कि मतलब मैं एक ही चीज़ मानता हूं, हम लोग बैठते हैं तब यही डिस्कशन करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास लेवल पे इंडियन पैरा स्पोर्ट्स उस ऊंचाई पे हो जहां 125 करोड़ को वो बीट करे। कि हाँ, क्योंकि यहाँ डिफरेंटली एबल लोगों की कमी नहीं है सर, बहुत इंजरियां हैं, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत हादसे होते हैं, बट और उनके अंदर क्षमता भी है। हाँ, क्षमता। मैंने आपको कहा ना, एक अमित सरोहा नहीं, 1000 अमित सरोहा बना सकते हैं हम। जी जी, इस कंट्री में इतना पोटेंशियल है, यहाँ के खून में है सर। बिल्कुल, बट रास्ता नहीं मिल पा रहा। और मैं आपके माध्यम से एक और कहूंगा, मैसेज दूंगा मेरे साथियों को कि मेरा पेज है फेसबुक पे अमित सरोहा के नाम से, आप कभी भी उस पर अपनी प्रॉब्लम्स मैसेज के थ्रू डाल सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम पैरा स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए 24 आवर मदद के लिए उपलब्ध होगी। तो आप आएँ, वहाँ कनेक्ट हों, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी स्पोर्ट्स में आप हिस्सा लेना चाहें, नॉट एक एथलेटिक्स, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप आर्चरी कर सकते हैं, आप बैडमिंटन कर सकते हैं, आप शूटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका रुचि है वो आप खेल अपना सकते हैं और देश के लिए मेडल जीत के खुद के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। बहुत खूब, उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जो सफ़र है आपका और ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, देश के सर्वोच्च खेल सम्मान से सम्मानित अर्जुन अवार्डी अमित कुमार सरोहा से हम आज ऑन एयर मेहमान में बातचीत कर रहे हैं, और अब अंतिम पड़ाव पर आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, और एक मेरी पसंद का गाना। जी। थैंक यू सर। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे Nowhere to run, nowhere to hide. This thing's the time to do or die. Nowhere to run,
में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे, तस है नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थरिए, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे किताबों हीटों में, रंग है सब आज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थरिए, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या